हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 47। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज रोबस्ट इज अ सिनोनिम ऑफ। रोबस्ट का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब होता है मजबूत, जिसे आप इंग्लिश में स्टर्डी भी बोलते हैं। यानी रोबस्ट का सिनोनिम हो गया स्टर्डी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 2 इज द वर्ड सप्पल मीन्स। सप्पल का मतलब है लचीला और लचीले को इंग्लिश में बोलेंगे फ्लेक्सिबल। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सप्पल का मतलब फ्लेक्सिबल। देन नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू हेस्टेन इज। हेस्टेन का अपोजिट बताना है। सो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। हेस्टेन का मतलब है जल्दी करना, यानी किसी भी काम को फास्ट करना। सो फास्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्लो। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हेस्टेन का अपोजिट स्लो। देन डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज पर्सन हु ईट्स टू मच। यानी एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा खाता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं भुक्कड़ या फिर पेटू। इंग्लिश में बोलेंगे ग्लूटन। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अ पर्सन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड ग्लूटन। देन नंबर 5 इज अ पर्सन हु ट्रीट्स फुट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यानी एक इंसान जो कि आपका पैरों से संबंधित यानी फुट से संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उनको ट्रीट करता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं हम कायरोपोडिस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपके ये क्या है, फुट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है, साथ ही साथ आपके हाथ से संबंधित जो हैं यानी हैंड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी ये ट्रीट करता है। क्योंकि ये आपका जो वर्ड है ये 3 रूट वर्ड से मिलकर बना है, कायरो, पॉड और फिर IST एक सफिक्स। कायरो का मतलब है हैंड यानी हाथ, पॉड का मतलब है पैर यानी कि आपके फुट, IST का मतलब है स्पेशलिस्ट। किसी भी वर्ड के एंड में अगर IST आता है तो यानी उसके पास एक स्पेशलिटी है, वो किसी फील्ड के अंदर एक स्पेशलिस्ट है। कायरोपोडिस्ट क्या है? एक ऐसा स्पेशलिस्ट है जो कि ट्रीट करता है आपके कायरो यानी हाथ से संबंधित प्रॉब्लम्स को, आपके पॉड यहाँ पर लगा हुआ है यानी फुट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। यानी हाथ और पैर से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको कौन ट्रीट करेगा? कायरोपोडिस्ट ट्रीट करेगा। द नंबर 6 इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग टेस्ट से आपका क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है, आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, एक्सक्लेमेटरी की स्पेलिंग बतानी है कौन से ऑप्शन में सही दी गई है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा जहां से आप चेक भी कर सकते हैं। देन नंबर 8 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है एंड सेंटेंस आपका है राम सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछले प्रैक्टिस सेट में कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें आप टेंस चेंज नहीं कर सकते, यानी उसकी जो टेंस होगी वो एज इट इज़ रखी जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पर अगर आप रिपोर्टेड स्पीच देखें तो है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो ये जो है आप इसकी टेंस चेंज नहीं कर सकते, यानी ये यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का है तो आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो भी प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें तो सभी में टेंस चेंज की गई है। ऑप्शन नंबर ए में वॉज आया यानी पास्ट टेंस, ऑप्शन नंबर बी में हैज़ बीन आया यानी प्रेजेंट परफेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर सी में हैज़ आया। तो सभी ऑप्शंस गलत हैं सिवाय ऑप्शन नंबर डी के। राम सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो एज इट इज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी है। सैड के लिए मैं आपको बता दूं, सैड आपका सैड भी रह सकता है, टोल्ड भी बन सकता है। डिपेंड करेगा आपको ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। देन नंबर 9 इज व्हाट डज द फ्रेज रेड हैंडेड मीन्स। एक फ्रेज आपको दिया गया है रेड हैंडेड, इसका मतलब बताना है। रेड हैंडेड यानी कि हिंदी में बोलेंगे रंगे हाथ। तो रंगे हाथ किसी को पकड़ना, तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप किसी चोर को पकड़ना चाहते हैं रंगे हाथ, तो रंगे हाथ पकड़ने का मतलब है जिस समय वो चोरी कर रहा होगा, जिस समय वो क्राइम कर रहा होगा, उसी समय उसको पकड़ लेना।
उसको बोलेंगे रेड हैंडेड। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। यानी जिस समय वो क्राइम कर रहा होगा, वो अपराध कर रहा होगा, सेम उसी टाइम जाकर उसको पकड़ लेना, उसको बोलेंगे रंगे हाथ पकड़ लेना। देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज द ट्रेन वॉज लेट फॉर 50 मिनट्स। तो यहाँ पर जो ट्रेन है वो कितने मिनट लेट है, 50 मिनट्स लेट है। अब लेट के लिए आप फॉर यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर यूज किया जाएगा बाय, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द ट्रेन वॉज लेट बाय 50 मिनट्स। देन नंबर 11 इज शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। तो हमें इंप्रूव करना है आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स को। तो कैसे इंप्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है 3 सिस्टर्स की, और आप जानते हैं हम आइदर का यूज़ करते हैं 2 के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एनी। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 के लिए आइदर आता है, 2 से ज़्यादा के लिए एनी आता है। द नंबर 12 इज डू यू हैव सम शुगर। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको दिया गया है और यहाँ पर आया है डू यू हैव सम शुगर। तो सम शुगर को आपको इंप्रूव करना है। एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो वहाँ पर आप सम को रिप्लेस कर देते हैं एनी से। यानी जहाँ पर सम आना चाहिए वहाँ पर आप एनी का यूज़ करेंगे अगर आपका सेंटेंस जो दिया गया है वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर। यहाँ पर अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो सम बिल्कुल करेक्ट है, बट क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो सम को आप रिप्लेस कर देंगे एनी से। यानी जहाँ जहाँ सम आना चाहिए वहाँ वहाँ अब एनी आएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डू यू हैव एनी शुगर। ये चीज़ आप याद रखिए, पॉइंट नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। द नंबर 13 इज आई हैव बीन टेलिंग हर दैट शी बेटर कंसल्टेड अ गुड डॉक्टर। सो यहाँ पर कंसल्टेड को आपको इंप्रूव करना है, और अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर आपको वर्ब्स की फॉर्म दी गई हैं। सो ऑप्शन नंबर ए में आईएनजी फॉर्म दी गई है, ऑप्शन नंबर बी में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, इस तरीके से। अब एक चीज़ आप याद रखिए, बेटर के साथ में एक केस बनता है। बेटर के साथ जो आपका सेंटेंस आएगा उसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक स्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जो कि आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगी। सो इसको आप नोट कर लीजिए, बेटर के साथ में क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो यहाँ पर देखिए क्या ये रूल फॉलो किया जा सकता है। तो बेटर से पहले आपका शी आया यानी सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, फिर बेटर हो गया, अब क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी यहाँ पर आना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर बी, कंसल्ट। आई हैव बीन टेलिंग हर दैट शी बेटर कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। क्लियर। 10 डायरेक्शन 14 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 14 इज नथिंग इज इम्पॉसिबल डैश हिम। तो बहुत ही सिंपल है, कहना क्या चाह रहा है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो इम्पॉसिबल के साथ में क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो काफ़ी इजी भी आते हैं कई बार और काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी आ जाते हैं कई बार। सो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, वो आपको कैसा जो है एग्ज़ाम देने वाला है, कैसा आपको पेपर प्रोवाइड करने वाला है। काफ़ी बार क्या होता है, आपका इजी होता है एग्ज़ाम बट लेंदी हो जाता है, यानी टाइम ज़्यादा लगता है। सो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा किस तरीके से आपको अरेंज करना है। द नंबर 15 इज़ सी मी टुमारो विदाउट डैश। तो यहाँ पर विदाउट के साथ अगर आप ऑप्शंस देखें तो फेल्स, फेल, फेलियर, फेलिंग। सो यहाँ पर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, फेल। सी मी टुमारो विदाउट फेल। विदाउट फेल का मतलब होता है निश्चित रूप से, यानी डेफिनेटली। देन डायरेक्शन 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गिव अप स्वीट्स। एक सेंटेंस आपको दिया गया है, एक्टिव वॉइस का, बनाना है पैसिव। सो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है मी, यानी आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई से, क्योंकि मी आपका ऑब्जेक्ट है। जब इसका सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो वो आई बनेगा। सो यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, बचे आपके ऑप्शन नंबर सी और डी। तो इनमें देखेंगे आप कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, यानी मी का क्या बन गया, आई। उसके बाद देखिए आपका टेंस। सो यहाँ पर आया एडवाइज्ड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो आपका जो सेंटेंस है वो है आपका पास्ट टेंस का। सो जब आप पैसिव बनाएंगे वो भी पास्ट टेंस का बनेगा, यानी आई के साथ में आ जाएगा वॉज।
आई वॉज एडवाइज्ड। इसके बाद में अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी में है आई वॉज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू गिव अप स्वीट्स। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है आई वॉज एडवाइज्ड टू गिव अप ईट स्वीट्स बाय द डॉक्टर। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर डी में एक एक्स्ट्रा वर्ड आपने ऐड कर दिया ईट, जबकि ये वर्ड आपको एक्टिव वॉइस में दिया ही नहीं है। सो मैंने आपको पहले बताया है एक्टिव पैसिव हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, आप कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं कर सकते और जो वर्ड आपको दिया गया है उसको आप छोड़ नहीं सकते। सो यहाँ पर आपने एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया, इसीलिए ये गलत हो गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बचा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई वॉज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू गिव अप स्वीट्स। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर 17 इज विल ही हैव रिटन अ लेटर। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और विल से स्टार्ट हो रहा है, तो जब आप पैसिव बनाएंगे तो आपका पैसिव का जो सेंटेंस होगा वो भी विल से स्टार्ट होगा। विल को एज इट इज़ रखिए, उसके बाद वाले सेंटेंस को चेंज करिए। सो आपका ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या बनेगा, विल अ लेटर। अब देखिए टेंस, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को देखें तो आपका जब पैसिव बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, विल अ लेटर हैव, और जब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है हैव के साथ तो एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड होता है बीन। ठीक है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दी गई हो तो जब आप उसका पैसिव बनाते हैं तो एक वर्ड ऐड हो जाता है बीन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम। क्लियर, बाकी अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर इन्होंने बीन का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर इन्होंने हेल्पिंग वर्ब बी का यूज़ किया है, इसलिए गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर 18 इज फॉर्म अ वर्ब फ्रॉम द गिवन वर्ड। एक वर्ड आपको दिया गया है, फॉर्म इसकी वर्ब बनानी है। सो पीस क्या है, पीस का मतलब होता है शांति, तो किसी चीज़ का नाम है, ये है आपकी एक नाउन, यानी आपको एक नाउन दी गई है और आपको बनाना है इसका वर्ब। सो वर्ब क्या हो जाएगा, देखिए शांति का कोई वर्ब आपको बनाना है, वर्ब का मतलब है काम, तो शांति लाना या फिर शांत करना ये कोई काम है, इसको क्या बोलेंगे, पैसिफाई। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पैसिफाई, क्योंकि पैसिफाई का मतलब है शांति लाना या फिर शांत करना, तो ये एक काम है, तो ये वर्ब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, तो ये एक एडजेक्टिव है पीसफुल, और एडजेक्टिव के साथ में एलवाई ऐड कर दिया, यानी आपका क्या बन गया, एक एडवर्ब। सो ऑप्शन नंबर सी आपका एक एडवर्ब है। देन डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज देयर इज ओनली अ फ्यू कंपनीज दैट कैन हैंडल सच प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर आपके ए पार्ट में एरर है, और एरर क्या है, देखिए यहाँ पर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है इसमें एरर है। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ हुई है वो हुई है अकॉर्डिंग टू अ फ्यू कंपनीज। अ फ्यू कंपनीज क्योंकि आपका प्लूरल है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है अ फ्यू कंपनीज, तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब ये भी प्लूरल आनी चाहिए। सो यहाँ पर इज की जगह क्या आ जाएगा, आर। देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनीज दैट कैन हैंडल सच प्रोजेक्ट्स। सो ए पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। देन नंबर 20 इज श्याम इज टेलिंग दैट आई हैव स्टोलन हिज ब्लू पेन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ए पार्ट में एरर है। एरर क्या है, देखें यहाँ पर आपकी वर्ब आई है टेलिंग, ठीक है, और टेलिंग आपकी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, एक ऐसी वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट आता ही आता है, यानी एक ऐसी वर्ब है कि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। सो टेलिंग के साथ में या तो आपका होगा टेलिंग मी, क्लियर, आपने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया मी, या फिर आप टेलिंग को रिप्लेस कर दीजिए सेइंग से, क्योंकि सेइंग के साथ ज़रूरी नहीं है आप कोई ऑब्जेक्ट लगाएं, बट टेलिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट ज़रूर आएगा। सो आपके पास दो तरीके हैं इसे इम्प्रूव करने के, या तो आप टेलिंग की जगह कर दीजिए टेलिंग मी, या फिर टेलिंग को रिप्लेस कर दीजिए सेइंग से। सो ए पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। और कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, एक ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट ज़रूर चाहिए, यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिटेनीज, एंड 7 में आपको एक्सक्लेमेटरी की सही स्पेलिंग बतानी थी। सो ऑप्शन नंबर डी में सही स्पेलिंग दी गई है एक्सक्लेमेटरी की, यानी 6 का ऑप्शन नंबर डी है एंड 7 का भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।